की ध्वनि करने लगता है। 3 माह में एक विशेष आवाज निकालेगा गले से। 6 माह में आनंद की ध्वनि करने लगेगा, यानी मुस्कुराने की आपको आहट सुनाई देगी। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, वा और दा ये शब्द जो है एक किस उम्र में, 7 माह की उम्र में इन शब्दों का प्रयोग करने लगता है बच्चा। एक बार पुनः हम विकास क्रम की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे कि बालक जो है गामक और भाषा संबंधी विकास का जो क्रम है वो निश्चित क्रम में होता है। जन्म के समय जो बालक होता है वो सिर्फ रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालना जानता है। 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है और 7 माह में माता पिता के लिए वह पा, वा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखना जरूरी है। चौथा सिद्धांत हम देखते हैं, विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट डायरेक्शन की बात करेंगे कि इस जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक आया है, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं और शायद आप इसे बिल्कुल याद ही कर लें कि बालक का विकास जो होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। यह प्रश्न बहुधा परीक्षा में पूछे जाते हैं और जैसे जैसे अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा पाता है, प्रथम सप्ताह जो होता है जन्म के बाद उसमें केवल वह सिर को उठा पाता है। पहले जो 3 माह हैं वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 3 माह में जो उसके नेत्र होते हैं, आँख होती है, उन नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 6 माह में वह जैसा चाहे हाथ वैसा घुमा लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 9 माह का बच्चा जब होता है तो वो सहारा लेके बैठने लगता है और 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विकास दिशा का सिद्धांत कहता है। 1 वर्ष हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है। 1 वर्ष का बच्चा होता है तो पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और नियंत्रण हो जाएगा तो क्या करेगा, वह खड़ा होने लगता है। और इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था वह 1 वर्ष में खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। यह विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है। एक बार पुनः हम बात कर लेते हैं इस विकास के सिद्धांत पर, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यह सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास जो है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर उठाता है। 3 माह में वो अपने नेत्रों पर गति करना, नियंत्रण करना सीख लेता है, नेत्रों की गति पर नियंत्रण करता है। 6 माह में हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में स्वयं बैठने लगता है और घिसट कर चलने लगता है, जो जिसे हम पैरों के बल चलना कहते हैं, घुटनों के बल चलते हैं कि नहीं बालक, वो बात हो जाती है। और 1 वर्ष हो जाने पर वह अपने पैरों पर नियंत्रण कर लेता है, यानी खड़ा होने लगता है 1 वर्ष में। और इस प्रकार जो शिशु प्रथम सप्ताह में केवल सिर उठाता था वो 1 वर्ष में खड़ा होता है और 18 माह में चलने लगता है। ये विकास दिशा का सिद्धांत कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। और 5वां जो सिद्धांत है वह एकीकरण का सिद्धांत है और यह सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। एकीकरण का जो सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण अंग को और इसके बाद में अंग के जो भाग होते हैं, दूसरे अंग होते हैं, उनको चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। एकीकरण यानी उन्हें एक साथ चलाने की बात कहेंगे या सामूहिक चलाने की बात कहेंगे। जैसे पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है।
अलग अलग टाइप से प्रक्रिया करता है। एकीकरण यही कहलाएगा कि पहले उंगली चलाना सीखता है, फिर अपने हाथ को चलाना सीखता है, और बाद में जब हाथ और उंगली दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है, यह प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। तो एकीकरण का यह सिद्धांत कहता है। छठवां हम देखते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है इंटर रिलेशन, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी बात हो रही, शारीरिक हो रही है, मानसिक हो रही है और संवेगात्मक यानी गतिक, संवेग वाली बात, संवेग के संबंध में हमने समझाया था। आदि पहलुओं के विकास में परस्पर जो पहलू है इन विकास के सिद्धांत के, इनमें परस्पर क्या होता है, इनकी हम बात कर रहे हैं कि मानसिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास है, इनमें परस्पर संबंध होता है। जैसे जब बालक का शारीरिक विकास होता है तब वह घिसट कर, बैठकर और पैरों से चलता है। शारीरिक विकास होगा तो बच्चा क्या काम करेगा, घिसट कर चलेगा, बैठकर चलेगा, पैरों के बल चलेगा यानी घुटने के बल। इस शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्वनि के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ उनमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। अब यहाँ पे भी गामक क्यों कहा है, क्योंकि गति से संबंधित है, और भाषा संबंधी विकास भी होता है। ऐसा नहीं कि उनमें शारीरिक विकास ही होता है। सातवां हम देखते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, जिसमें व्यक्तिक भिन्नताओं का होना स्वाभाविक होता है। जो व्यक्तिक भिन्नता होती है उनका होना स्वाभाविक होगा। एक ही आयु के दो बालकों, दो बालिकाओं या एक बालक और एक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक भिन्नताओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि इसमें बालक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिक जो भिन्नता है वो दिखाई दे देगी हमको बालक और बालिका, एक ही आयु के बालक और बालिका में। आठवां है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, और ये समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो कहता है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसी जिसकी जाति है उसके अनुसार उसका विकास होता है। जैसे संसार में प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। कोई अंतर नहीं होगा कि सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर रोना चालू करता है, इसके बाद में घुटने के बल चलता है, फिर चलना सीखता, बैठना सीखता, चलना सीखता, तो एक प्रतिमान हुआ। ऐसे ही जानवर या पशु जाति में भी एक निश्चित प्रतिमान होता है। यही सिद्धांत कहता समान प्रतिमान का सिद्धांत। हम देखते हैं नौवां प्रमुख सिद्धांत, और ये सिद्धांत कहता है कि सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। यहाँ इन्होंने कहा कि विकास जो है सामान्य प्रतिक्रिया है उससे विशिष्ट की ओर होगा। जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। यहाँ कहा कि जो नवजात शिशु होता है, नया बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करता है, कोई एक अंग को चलाता है। अच्छा, उससे पहले शरीर का संचालन करता है, सबसे पहले अपने शरीर का संचालन करता, फिर उस अंग का संचालन करता, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। जब इशारा करना होता है तो अपने हाथों को चलाने लगता है। तो ये था हमारा सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। हम देखते हैं 10वां वंशानुरूप या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत में हम बात करेंगे कि बालक जो है उसका विकास जो है न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों ही अंतःक्रिया के कारण होता है। कि वातावरण के कारण भी होता है
और वंशानुक्रम के कारण भी होता है। इसीलिए इन दोनों क्रियाओं के अंतःकरण यानी आपस में मिलने के कारण ये होता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, और इन सिद्धांतों से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को रिवाइज करके भी देखें। और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।